राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में Q2 FY26 के बहुत सारे बिजनेसेस के नंबर वगैरह आ रखे हैं, तो हम लोग पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या उनका नंबर है। और हम लोग ये भी देखेंगे कि उनके रिजल्ट के बेसिस पे जो उनका नंबर आ रखा है, क्या वो एक तरीके से अच्छा नंबर है या फिर बुरा नंबर है। तो फिर चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च खुद कीजिएगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें डाबर का, तो आप लोग इनका देखोगे ना, मतलब हार्डली 5-6% का ग्रोथ हो रहा है इनके बिजनेस में Q2 FY26 में भी। और लास्ट कई सारे क्वार्टरों में भी ये कंपनी सिंगल डिजिट में ग्रो कर रही है। और अगर आप लोग देखोगे इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब 6.5% के अराउंड ग्रोथ हुआ है। मतलब ये ग्रोथ कोई भी मायने नहीं रखता है। अगर आप लोग देखोगे फिलहाल के लिए जितने भी FMCG वाले प्रोडक्ट वगैरह थे, उस पर तो बहुत सारे GST वगैरह मान के चलिए उसके जो रेट वगैरह थे बहुत डाउन हो गए हैं। तो अब वही देखते हैं आने वाले समय में क्या कंपनी कुछ ग्रोथ वगैरह दिखा पाती भी है या फिर नहीं दिखा पाती है। तो फिलहाल के लिए 5-10 मतलब 5-6% का ही ग्रोथ है। तो जाहिर सी बात है कोई वैल्यू नहीं क्रिएट होगा किसी भी इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि आप लोग अगर मार्केट में आए हो तो जाहिर सी बात है आप सबसे पहले किसी भी कंपनी में उसके नंबर्स को चेक करोगे। उनका क्या क्वार्टरली नंबर्स है, क्या उनका इबिट्टा मार्जिन है, क्या उन लोग का प्रॉफिट आ रहा है, और क्या उन लोग का अर्निंग पर शेयर ऊपर जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। तो फिलहाल के लिए आप लोग देखोगे ना, इन सारे बॉक्सेस में ये डाबर इंडिया बिल्कुल भी टिक मार्क नहीं होता है। क्योंकि आप लोग खुद देख लो, मतलब रेवेन्यू 5-6% का ग्रोथ हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6-6.5% का ग्रोथ हुआ है। तो जाहिर सी बात है ये कोई भी वैल्यू नहीं क्रिएट होगा किसी भी इन्वेस्टर के लिए। तो मैं जाहिर सी बात है इस कंपनी को बैड के कैटेगरी में ही रखूंगा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि डाबर कंपनी खराब है या फिर अच्छा है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जो भी इनका क्वार्टरली नंबर आ रखा है, एज ए इन्वेस्टर हमें क्या दिखना चाहिए उसके मैट्रिक्स पे बता रहा हूँ कि इनके रेवेन्यू उस लेवल पे ग्रोथ नहीं हो रहा है, ना ही उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उस लेवल पे ग्रोथ हो रहा है। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, ताराचंद के बारे में। अगर आप लोग इनका मेन बिजनेस देखोगे तो फिर ये लोग एक तरीके से मान के चलिए क्रेन सेगमेंट में ये लोग हैंडलिंग वगैरह करते हैं। और आप लोग देखोगे ना, ये कंपनी FY26 में टोटल 100 CR का यानी 100 करोड़ का कैपेक्स भी कर रही है, जिसमें से ऑलरेडी इन्होंने 83 करोड़ के अराउंड इन्होंने कैपेक्स ऑलरेडी मतलब कर दिया है। और अगर आप लोग देखोगे ना, इनका पहले गाइडेंस अभी के लिए अगर हम लोग बात करें तो इनका गाइडेंस है एनुअल FY26 में 20 से 25% ग्रो करने का। लेकिन अगर आप लोग इनका पास्ट में जाके इनका कॉन कॉल रीड करोगे तो आप लोग को पता चलेगा इस कंपनी का अर्लियर इसके पहले गाइडेंस था एक तरीके से मान के चलिए 25 से 30% ग्रो करने का, ठीक है। लेकिन उन्होंने फिर Q1 के कॉल में आके उसको 20 से 30% कर दिया, ठीक। यानी कि जो कंपनी पहले 25 से 30% बोलती थी उसको फिर उन्होंने 20 से 30 किया। यानी कि एक तरीके से और उन्होंने अपने आप को लोअर करना स्टार्ट कर दिया, इन द सेंस ऑफ एक तरीके से पहले मिनिमम 25 था, लेकिन अब एक तरीके से उन्होंने Q1 के कॉल की बात कर रहा हूँ अभी मैं फिलहाल, तो वहाँ पर उन्होंने 20 से 30 कर दिया। और अब आके इन्होंने Q2 में 20 से 25 कर दिया। यानी कि एक तरीके से जो 30 वाला नंबर था ना, वे अब तरीके से बिल्कुल हटा दिया है इन्होंने। अब वो एक तरीके से इन लोग का देखा जाए नया गाइडेंस मान के चलिए 20 से 25% ही रहने वाला है FY26 में पूरे फुल ईयर में। और अगर हम लोग बात करना इनके टॉप लाइन ग्रोथ वगैरह का, तो आप लोग देखोगे 11% के अराउंड इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है। और इन लोग का H1 में यानी H1 FY26 में एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के H1 FY25 से तो हार्डली मतलब 20% का ग्रोथ हुआ है। और यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो फिलहाल के लिए मान के चलिए 20% के ही आसपास ये कंपनी चल रही है। लेकिन Q2 में अगर देखा जाए तो 11% का ही ग्रोथ हुआ है। और इन लोग का एक तरीके से पैट वगैरह आप लोग देखोगे ना, तो मतलब अब 12% का अराउंड ही ग्रोथ हो पाया है। और लेकिन आप लोग देखो ये पैट इतना एक तरीके से नीचे क्यों हो गया, क्योंकि ये लोग ज़्यादा कैपेक्स वगैरह कर रहे हैं और एक तरीके से इन लोग का थोड़ा सा डिप्रिसिएशन कॉस्ट वगैरह इंक्रीज हो गया है एज कम्पेयर टू द लास्ट क्वार्टर से और एज कम्पेयर टू द लास्ट फ्यू ईयर। आप लोग खुद यहाँ देख सकते हैं एक तरीके से कंपनी का डिप्रिसिएशंस वगैरह हाई होते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। और ये जाहिर सी बात है कोई भी कंपनी अगर कैपेक्स वगैरह हाई करेगी तो फिर वहाँ पे डिप्रिसिएशन कॉस्ट वगैरह तो इंक्रीज होना ही होना है। तो आप लोग देखोगे नो डाउट कंपनी तो अच्छी है, लेकिन वही है अपने गाइडेंस को कभी 20 से 30% बोलेगा, फिर 25 से 30% बोलेगा, फिर उसके बाद 20 से 25% कर देगा। अब वही है, कंपनी ट्रैक करते रहिए, देखते रहिए कि अपने Q2 के कॉन कॉल में क्या कंपनी बताती है, क्या गाइडेंस देती है आने वाले टाइम में। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं,
ओमेक्स ऑटो लिमिटेड का, अगर आप लोग इनका देखोगे मतलब कुछ भी एक तरीके से हार्डली ग्रोथ है इनके बिजनेस में। तो फिर वही बात है, जिस कंपनी में ग्रोथ है मैं हमेशा वही कहता हूँ आप लोग प्लीज़ ग्रोथ वाले कंपनी को सर्च करो, क्योंकि मान लो किसी कंपनी में अगर ग्रोथ ही नहीं रहेगा तो फिर कोई सेंस ही नहीं बनेगा एज ए इन्वेस्टर। तो अगर हम लोग ओमेक्स का बात करें, इन लोग का 12% का ग्रोथ हुआ टॉप लाइन में, लेकिन इन लोग का प्रॉफिट वगैरह मतलब बहुत बुरी तरीके से पिट गया है। और अगर आप लोग देखोगे लास्ट सो मेनी ईयर से ओएमएक्स कंपनी एक तरीके से ये जो ओएमएक्स ऑटो है ये कुछ भी ग्रोथ का मतलब जी भी नहीं दिखा रहा है। अब जाके इन्होंने एक तरीके से टॉप लाइन ग्रोथ में इस क्वार्टर में आके 12% तो दिखा दिया, लेकिन इन लोग का आप लोग खुद यहाँ देख सकते हैं प्रॉफिट वगैरह मतलब बहुत बुरी तरीके से गिरा हुआ। आप लोग खुद कंपेयर कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल ना के बराबर प्रॉफिट आया है एज कम्पेयर टू द लास्ट फ्यू क्वार्टर में जो पहले आता था प्रॉफिट वगैरह। तो फिर मैं इसको भी जाहिर सी बात है बैड के कैटेगरी में ही रखूंगा। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। ये कंपनी भी एक तरीके से मान के चलिए रिसाइकलिंग वाली है, यानी कि हमने कुछ दिन पहले भी POCL के बारे में और जैन रिसोर्सेज के बारे में वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। आप लोग जाके उस बार उन सारी वीडियोस को वॉच करिएगा ताकि आप लोग को और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए कि क्या मार्केट में फिलहाल रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में चल रहा है। क्योंकि आप लोग देखोगे ना सारी कंपनियां अल्ट्रा बुलिश हैं और 5-5 साल का अपना ग्रोथ गाइडेंस दे के रखी हैं ये सारी की सारी कंपनियां जितने भी रिसाइकलिंग वाले हैं। लेकिन भैया अगर आपको इंडस्ट्री समझ में आता है तो ही आप लोग और फर्दर अच्छे तरीके से स्टडी ऑन रखिएगा। लेकिन अगर आपको इंडस्ट्री के बारे में बिल्कुल जीरो नॉलेज है तो फिर उससे दूर रहिएगा, क्योंकि आप लोग अपना कब हाथ वहाँ जला लोगे आप लोग को खुद भी नहीं पता चलेगा। तो चलिए अगर हम लोग ग्रेविटा का नंबर्स का बात करें तो फिर इन लोग का मान के चलिए टॉप लाइन ग्रोथ 11% का राउंड हुआ और बॉटम लाइन, लेकिन हम लोग इन लोग का देखा होगा ना मार्जिन क्या अच्छे तरीके से ऊपर गया, यानी कि मान के चलिए 35% के राउंड इन लोग का पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर के Q2 FY25 से। और अगर आप लोग देखोगे ना इस बार का वॉल्यूम ग्रोथ बहुत मान के चलिए ना के बराबर ही था, 4% के अराउंड उन लोग का वॉल्यूम ग्रोथ हुआ। और कंपनी का गाइडेंस है कि ये मान के चलिए आने वाले 5 सालों के लिए एक तरीके से 25% के अराउंड ग्रोथ दिखाएंगे वॉल्यूम वगैरह में, और साथ में नेक्स्ट 3 सालों के लिए 25 से 30% वॉल्यूम ग्रोथ होगा। यानी जाहिर सी बात है अगर कोई कंपनी वॉल्यूम ग्रोथ 20% 25% दिखाती है 30% दिखाती है तो जाहिर सी बात है उसी के अराउंड उसी के लेवल पे उन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ भी आएगा। क्योंकि मान के चलिए जो वॉल्यूम ग्रोथ होता है ना, मान लीजिए अगर आप लोग 100 रुपये का सामान बेचते थे पहले, ठीक है, लेकिन अब आप लोग 125 का सेल कर रहे हो तो जाहिर सी बात है एक तरीके से वॉल्यूम ग्रोथ हुआ 25 का, और आप लोग मान लो 100 आप लोग टोटल सॉरी एक तरीके से मैं थोड़ा एग्जाम्पल थोड़ा उल्टा बोल दिया हूँ। अगर मान लो आप लोग 100 पीस बेचते थे, ठीक है, अब आप लोग उसको 125 पीस बेच रहे हो, यानी कि वहाँ पे 25% का वॉल्यूम ग्रोथ हुआ। और अगर मान लो वे 100 पीस आप लोग 100 रुपये में बेचते थे, ठीक है, अब आप लोग 125 सामान बेचे हो तो जाहिर सी बात है वहाँ पे 125 और भी आपका होगा ना, आपका टॉप लाइन भी तो 125 होगा। तो जाहिर सी बात है जैसे वॉल्यूम ग्रोथ इंक्रीज होता है उसी के अकॉर्डिंग टॉप लाइन ग्रोथ है, यानी कि रेवेन्यू भी इंक्रीज होता है किसी भी कंपनी के लिए। लेकिन अगर मान लो कभी कभी उसका उल्टा भी होता है, उल्टा तब होता है मान लो उसका वॉल्यूम ग्रोथ 20-25 30-40% का है लेकिन उन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ उस लेवल पे नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि तब कंपनी एक तरीके से जो कॉस्ट था उसको और रिड्यूस कर दिया, यानी कि जो उन लोग का जो सेलिंग प्राइस वगैरह था उसको और कंपनी ने रिड्यूस कर दिएगा ना, तभी ये ऐसा होगा। लेकिन मान लो अगर कोई कंपनी अपना कॉस्ट यानी कि जो उसका सेलिंग प्राइस है अगर उसको रिड्यूस नहीं करेगा, जो एक तरीके से जब वो लोग 100 सामान भी बेचे रहे थे तभी भी वही सेम कॉस्ट है, और अगर मान लो जब 125 सामान बेचे थे तभी भी वही सेम कॉस्ट है, तो जाहिर सी बात है जो वॉल्यूम ग्रोथ आएगा वही भी उन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ भी आएगा। तो फिर हम लोग मान के चलते हैं ग्रेविटा कंपनी का जो मान के चलिए आने वाले 5 सालों में 25% का वॉल्यूम ग्रोथ है, हम लोग मान सकते हैं कि उन लोग का एक तरीके से उन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ भी वही होना चाहिए, और नेक्स्ट 3 सालों के लिए 25 से 30% का गाइडेंस है। अब वही देखना होगा क्या मतलब कंपनी उस अपने गाइडेंस को अचीव करती है या फिर नहीं करती है। फिलहाल के लिए तो इन लोग का Q2 का नंबर अप टू मार्क नहीं है, 4% का वॉल्यूम ग्रोथ है और एक तरीके से 11% का टॉप लाइन ग्रोथ है।
तो अब वही इनके कॉन कॉल में देखना होगा कि क्या कंपनी बताती है। लेकिन आप लोग देखोगे ना, जितने भी एक तरीके से ये सारे रिसाइकलिंग कंपनी हो गए और भी अदर जो भी कंपनी होते हैं, उन सबके ज़्यादा से ज़्यादा H2 हाई होता है एज कम्पेयर टू द H1, क्योंकि मान लो H1 में ज़्यादा बारिश वगैरह होता है और थोड़ा वहाँ पे हॉलीडेज वगैरह भी ज़्यादा होते हैं और वहाँ पे एक तरीके से समर सीजन वगैरह ज़्यादा होते हैं। लेकिन H2 में ज़्यादा ये सब प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं होता है, यानी Q3 Q4 में ये सारी चीज़ें उतना मतलब एक तरीके से नहीं होते हैं। तो वही आप देखते हैं कंपनी का अपने कॉन कॉल में बताता है कि अपने इस गाइडेंस पर स्टिक रहता है या फिर उसको अपने उस गाइडेंस को कहीं नीचे न करता है। तो फिर अभी के लिए ग्रेविटा का नंबर जो 11% का टॉप लाइन है उसको देखते हुए बैड है, लेकिन जो इन लोग का बॉटम लाइन ग्रोथ है 35% के अराउंड, उसको देखते हुए गुड है। अब वही देखना होगा कि कंपनी क्या आने वाले टाइम में अपना एक तरीके से गाइडेंस वगैरह पे स्टिक रहती है या फिर नहीं रहती है। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। 1 सेकेंड, ये रहा डॉक्टर अग्रवाल के बारे में, डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर के बारे में। अगर आप लोग इनका देखोगे ना, मतलब एक तरीके से इन लोग का रेवेन्यू मान के चलिए 20% के अराउंड ग्रोथ हुआ है और इन लोग का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब क्या अच्छे तरीके से ग्रोथ हुआ 71% से, यानी कि 70% से इन लोग का एक तरीके से बॉटम लाइन ग्रोथ हुआ। और इन लोग का अगर आप लोग देखोगे जो टॉप लाइन ग्रोथ था वो 20% के अराउंड था। और आप लोग देखोगे ना, ये कंपनी एक तरीके से इसके अंडर आई हॉस्पिटल भी आता है और ज़्यादातर फोकस उन लोग का उसी एरिया में आँखों वगैरह के लिए, वहाँ पे लोग एक तरीके से लेसिक सर्जरी हो गया या फिर कॉन्टूरा विजन वगैरह ठीक करना हुआ, ये सब ये लोग ज़्यादा वर्क करते हैं उस साइड में। तो आप लोग देखोगे ना, इस कंपनी ने टोटल इस बार के लिए सर्जरी वगैरह कितने परफॉर्म किए हैं वे ज़्यादा मेन होता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी कंपनियां एक तरीके से ये सब सर्जरी वगैरह परफॉर्म करेंगे ना, उन लोग को और उसी हिसाब से बेनिफिट भी उन लोग को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए अगर आप लोग इन लोग का टोटल फैसिलिटी देखोगे तो फिलहाल के लिए टोटल 258 के अराउंड है और टोटल इन्होंने जो सर्जरी परफॉर्म किया है वे एक तरीके से ईयर ऑन ईयर 13.3% से अप है। और अगर आप लोग इन लोग का H1 FY26 में नंबर देखोगे तो वहाँ पे भी इन लोग का टोटल रेवेन्यू 20% के अराउंड ग्रोथ हुआ और इन लोग का प्रॉफिट 86% के अराउंड ग्रोथ हुआ। तो आप लोग कंपनी का यहाँ पे देखते रहिएगा कि कंपनी क्या फर्दर गाइडेंस देती है। अभी फिलहाल के लिए देखा जाना तो फिर डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर के अंदर अब फिलहाल के लिए यहाँ पे डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल है, ये कंपनी डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर में मर्ज होने वाली है। मान के चलिए Q2 FY27 तक कंपनी बता के रखी है कि ये कंपनी जो डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल वाला है, ये कंपनी इस कंपनी में मर्ज हो जाएगा, ये जो डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर है। तो आप लोग देखोगे ना, आज के समय में आंखों के प्रॉब्लम बहुत सारे इंक्रीज हो रहे हैं। लाइव एग्जांपल मैं ही हूँ। तो जाहिर सी बात है आप लोग कंपनी ट्रैक करते रहिएगा, जितने भी खास करके आयु वाले हैं अब देखते रहिएगा कि क्या ग्रोथ वगैरह आते हैं आने वाले समय में। फिलहाल के लिए देखा जाए ना, इन लोग का एक तरीके से मान के चलिए ऑपरेटिंग लेवरेज तो अच्छे तरीके से मिल रहा है, लेकिन वही है इन लोग का पी रेशियो फिलहाल के लिए ऑलरेडी बहुत हाई है। यानी अब वही है, अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या इन लोग का फॉरवर्ड पी बन के आता है कंपनी का, और क्या उस वो जो पी बन के आ रहा है क्या वे पी एक तरीके से जो उनका ग्रोथ रेट हो रहा है क्या वे जस्टिफाई भी होता है या फिर नहीं होता है। तो मैं जाहिर सी बात है आप लोग भले ही पर्टिकुलरली बस आंखों वालों पे ज़्यादा फोकस करते हो, डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर की बात हो रही है, लेकिन मैं आपको एक तरीके से मान के चलिए कंपेयर करूंगा मैक्स हॉस्पिटल से और यथराज हॉस्पिटल से और भी जितने अदर हॉस्पिटल वाले कंपनी हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप भी एक तरीके से हॉस्पिटल कंपनी ही हो। वही है, सबका अपना अपना देखने का व्यू पॉइंट होता है। मेरा एक तरीके से व्यू पॉइंट यही है कि मैं आपको बाकी और अदर हॉस्पिटल से कंपेयर करूंगा। क्यों? क्योंकि मान लो अगर आप भी हॉस्पिटल हो, ठीक है, और अदर कोई भी हॉस्पिटल है, अगर आपसे कोई हाई रेट से ग्रो कर रहा है तो जाहिर सी बात है मेरा ज़्यादा फोकस उस कंपनी पे होगा ना कि आपके ऊपर होगा। तो फिर फिलहाल के लिए देखा जाए इन लोग का एक तरीके से 20% का ग्रोथ हुआ है। 20% का ग्रोथ नो डाउट अच्छा है, लेकिन वही है अब देखते हैं कंपनी क्या अपना कुछ गाइडेंस वगैरह फर्दर इंक्रीज करता है या फिर नहीं करता है। तो चलिए हम लोग डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल का भी बात कर लेते हैं। तो फिर आप लोग इनका देखोगे तो 14% से इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है और एक तरीके से बॉटम लाइन ग्रोथ भी अच्छा मतलब ठीक ठाक ही हुआ है। 36% के अराउंड इन लोग का बॉटम लाइन ग्रोथ हुआ है। और अगर आप लोग इन लोग का देखोगे ना, पहले ये कंपनी डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल मतलब 25% 26% के अराउंड ग्रो करती थी, लेकिन अब जाके देखोगे ये कंपनी उस लेवल पे ग्रो नहीं कर पा रही है। डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल की बात हो रही है। अब वही है, अब देखना पड़ेगा। अब तो एक तरीके से मान के चलिए ये कंपनी मान के चलिए मर्जर हो रहा है डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर में। अब वही देखना होगा कि फर्दर दोनों कंपनियां जब मर्ज हो जाएंगी तो किस रेट पे परफॉर्म करेंगी और क्या
क्या इन लोग का गाइडेंस होता है फर्दर एक तरीके से अपने टॉप लाइन ग्रोथ में और इन लोग के बॉटम लाइन ग्रोथ में। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, एल टी फूड के बारे में। एल टी फूड का नंबर नो डाउट बहुत अच्छा आया हुआ है। आप लोग खुद देखोगे इन लोग का Q2 FY26 में 30% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है, और इन लोग का H1 FY26 में 25% से इन लोग का ग्रोथ हुआ है। और लेकिन वही है, इस बार इन लोग का आप लोग देखोगे ना, एबिटा मार्जिन एक तरीके से नीचे आ गया है कंपेयर टू द ईयर ऑन ईयर, और यही सेम हाल रहा है इन लोग का H1 FY26 में भी। यानी कि जो 6 मंथ बीता हुआ है फिलहाल के लिए FY26 में, वहाँ पे भी आप लोग यहाँ पर अगर चेक करोगे तो फिर इन लोग का EBITDA मार्जिन यहाँ पे भी थोड़ा हैम्पर होने को दिखा है, और साथ में इन लोग का पैट मार्जिन भी बहुत बुरी तरीके से नीचे आ गया। 1.2% से इन लोग का पैट मार्जिन नीचे आया, और आप लोग अगर H1 FY26 में देखोगे वहाँ पे भी 0.9% से इन लोग का पैट मार्जिन नीचे आ गया। तो आप लोग देखोगे ना, ये मेनली रीजन हुआ क्यों, मुझे जहाँ तक लगता है यहाँ पे मान के चलो ये लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और यूएस ने टैरिफ वगैरह इंडिया पर लगा चुका है, तो फिर जाहिर सी बात है उसकी वजह से जब सारी कंपनियाँ जितनी भी होगा, चाहे एल टी फूड हुआ, चाहे KRBL हुआ, चाहे और भी जितने भी अदर राइस एक्सपोर्टर हैं, आप लोग देखोगे ना एल टी फूड का मेन वर्क क्या है, ये लोग बासमती चावल वगैरह इसको एक्सपोर्ट करते हैं और अदर राइस ब्रांड वगैरह को इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप लोग देखोगे जब जाहिर सी बात है जब टैरिफ वगैरह इंक्रीज हो जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है इन लोग के मार्जिन वगैरह में उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और वही सेम हुआ भी। भले ही ये लोग एक तरीके से टॉप लाइन ग्रोथ अपना 30% से दिखा दिए, लेकिन आप लोग देखोगे इन लोग का पैट बस 9% से ही ग्रोथ हुआ। वही है, आप लोग खुद देखोगे EBITDA भी एक तरीके से इन लोग का नीचे आ गया Q2 FY26 में भी, और साथ में इन लोग का मान के चलिए H1 FY26 में भी। अब वही देखना होगा कि कंपनी अपने कॉन कॉल में क्या गाइडेंस देती है, स्पेशली अपने EBITDA मार्जिन के लिए और पैट मार्जिन के लिए। मुझे जहाँ तक लगता है आई थिंक एक तो प्रेशर वगैरह और इन सारी कंपनियों पे इंक्रीज होगा, जैसे जैसे मान के चलिए एक तरीके से अगर ये टैरिफ वगैरह नहीं हटा ना तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, और बहुत सारी जगह वॉर वगैरह भी चल रहा है, तो फिर उसी वजह से भी इन सारी कंपनियों को इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि आप लोग खुद जाके देख लेना, मोस्टली रेवेन्यू इन लोग का एक्सपोर्ट से आता है, तो आप लोग देखोगे अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा तो फिर जाहिर सी बात है आप लोग टॉप लाइन को तो करके दिखा दोगे एक्सपोर्ट वगैरह ज़्यादा करके, लेकिन आपके जो रेट रहेंगे, जो आपका मान लीजिए जो प्रोडक्ट का प्राइस है, आपको उसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन और हाई होता जाएगा, क्योंकि और भी अदर प्लेयर तो है ना इस मार्केट में एक्सपोर्ट करने वाले, तो जाहिर सी बात है आप लोग को वे प्राइजिंग नहीं मिल पाएगा जो पहले मिलता था। तो फिलहाल के लिए वही है, एक तरीके से इन लोग का पैट वगैरह उस लेवल पे ग्रो नहीं हुआ है, ना ही इन लोग का EBITDA वगैरह एक तरीके से इन लोग का EBITDA मार्जिन वगैरह भी उस लेवल पे नहीं ग्रो हुआ है, मार्जिन वगैरह इन लोग को नीचे आ रहा है नो डाउट, लेकिन इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ 30% का राउंड हुआ है, और H1 में भी 25% का राउंड हुआ है। तो फिर टॉप लाइन ग्रोथ को देखते हुए मैं गुड के कैटेगरी में रखूंगा, लेकिन इन लोग का बॉटम लाइन ग्रोथ देखते हुए और इन लोग का पैट मार्जिन देखते हुए और इन लोग का EBITDA मार्जिन देखते हुए मैं बैड के कैटेगरी में रखूंगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ एल टी फूड का पूरा नंबर खराब है, एक तरीके से ओके ओके है, लेकिन आप लोग देखोगे ना रेवेन्यू तो मतलब इन लोग का 30% से तो एक तरीके से ग्रोथ हुआ ही ना। अब वही अब हमें देखना पड़ेगा कि अपने कॉन कॉल में कंपनी क्या बताती है, जो जैसे इन लोग का कॉन कॉल होता है फिर मैं एक बार और भी जैसे इन लोग के अदर पीयर ग्रुप में नंबर आ जाते हैं, मैं उन सबका एक तरीके से पीयर टू पीयर कंपेयर करके आप लोग को बता दूंगा कि सारी कंपनियाँ जितने भी राइस एक्सपोर्टर वाले हैं क्या बता रही हैं फर्दर, इन लोग का मार्जिन क्या रहने वाला है, इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ क्या रहने वाला है, और इन लोग का पैट वगैरह क्या बनने वाला है। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, आस्क ऑटोमोटिव लिमिटेड के बारे में। अगर आप लोग इनका देखोगे मतलब हार्डली टोटल रेवेन्यू इन लोग का 8.5% से ग्रोथ हुआ है, और पैट ये है कि इन लोग को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रखा है। आप लोग खुद देखोगे इन लोग का पैट मार्जिन भी 7.5% हो गया एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर से 6.9, यानी कि तभी आप लोग देखोगे ना यहाँ पे 18.5% ग्राउंड इन लोग का पैट ग्रोथ हुआ। हालांकि इन लोग का बस टॉप लाइन ग्रोथ 8.5% का राउंड ही रहा। H1 में आप लोग देखोगे यानी H1 FY26 में जो 6 महीना फिलहाल के लिए बीता हुआ है उसको कंपेयर करोगे लास्ट ईयर से H1 FY25 से, तो वहाँ पे इन लोग का 6.1% का ही ग्रोथ है। वही है, लेकिन इन लोग को ऑपरेटिंग एवरेज मिल रहा है 17.5% का राउंड ग्रोथ हुआ है। लेकिन वही है, अगर हम लोग एक तरीके से टॉप लाइन ग्रोथ बस दिखा जाए तो मतलब सिंगल डिजिट में है। आप लोग मतलब 10% से नीचे ग्रो कर रहे हो, कोई भी वैल्यू नहीं क्रिएट होगा किसी भी इन्वेस्टर के लिए। तो वही है, अगर हम लोग एक तरीके से रेवेन्यू ग्रोथ इन लोग का व्हील असेंबली वाला हटा के देखा तब तो इन लोग का मान के चलो 16.5% प्लस हुआ है। लेकिन वही है, मैं तो जाहिर सी बात है ओवरऑल आपका टॉप लाइन ग्रोथ देखूंगा पूरा कंसोलिडेट करके।
तो वे अब देखते रहिएगा कंपनी क्या अपने कॉन कॉल में बताती है फर्दर क्या ग्रोथ आएगा या फिर नहीं आएगा। तो फिलहाल के लिए 8.5% का इन लोग का ग्रोथ देख के और एक तरीके से इन लोग का मार्जिन वगैरह तो ऊपर जा रहा है, लेकिन वही है सबसे मेन तो पहले टॉप लाइन ग्रोथ है ना। आपका अगर टॉप लाइन ग्रोथ है अगर मान लो एकदम पूरा ठंडा है तो जाहिर सी बात है कुछ भी वैल्यू नहीं क्रिएट होगा किसी भी इन्वेस्टर के लिए। लेकिन यही चीज़ इसका अपोजिट है एलटी फूड में। एलटी फूड में टॉप लाइन ग्रोथ 30% आ रहा है, उन लोग का बस अभी फिलहाल के लिए मार्जिन हैम्पर हुआ है। अब क्या पता एक तरीके से टॉप लाइन ग्रोथ आने वाले टाइम में एक तरीके से मेंटेन रहा है और क्या पता मार्जिन ऊपर हो जाए। तो फिर अब वही है हमें कंपनी ट्रैक करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग हर एक कंपनी को ट्रैक करते रहो, उनका कॉन कॉल पढ़ते रहो, उनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखते रहो, तभी आप लोग जान पाओगे। आप लोग हमेशा हर एक कंपनी को पीयर टू पीयर कंपेयर करते रहो, तभी आप लोग को और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगा कि किस कंपनी का क्या पैट मार्जिन है और कौन सी कंपनी हाई लेवल पे ग्रो कर रही है और किसका अच्छा गाइडेंस है। तो फिलहाल के लिए आज के ऑटोमोटिव को भी मैं बैड का कैटेगरी में ही रखूंगा। क्यों? क्योंकि इन लोग का मतलब आप लोग देखोगे सिंगल डिजिट में ग्रोथ हुआ है टॉप लाइन का। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ध्यान रखिएगा ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं था। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। राधे राधे।